तो आज हम लोग जनरल पार्टनरशिप मतलब कोई भी पार्टनरशिप जिसमें कोई पर्टिकुलर काम को लेके हम लोग का नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल। देखो दोनों अलग अलग बेसिस पे है। पार्टनरशिप एट विल तुम्हारा फोकस है टाइम के ऊपर, और जनरल पार्टनरशिप का फोकस है तुम्हारा काम के ऊपर। समझा अंतर? आगे बढ़े। पार्टनरशिप डीड, आज हम लोग पार्टनरशिप डीड स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग सब कुछ क्लियर है तो यू मैसेज करो। चलो ठीक है, नहीं पूछो पूछो। कौन पूछ रहा है? ऐसे छुप के पूछेगी तुमको दिखेगी? पूछो पूछो। आउट ऑफ सिलेबस है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ था पता है? पार्टनरशिप डीड आ गया था। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, और उसके कंटेंट के बारे में बताओ। और नहीं, पूरा 12 मांग लिया, पूरा 12 मांगा, पूरा 12। जो पूरा 12 नहीं लिखा था उसका 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट कर दिया। फिर से अबे एग्जाम में लिखना जब पूछेगा तब। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इसको अपन डीड भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड कैसा होगा? रिटन या फिर ओरल? भैया रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ये मान्यता है कि रिटन हो तो, क्योंकि फिर डिस्प्यूट्स नहीं होगा ना, मारपीट नहीं होगा ना। ओके, इसमें ये बनता है। उसके बाद एक इंडियन स्टैंप एक्ट है, उसके तहत इसको स्टैंप लगवा के मतलब इसका जो रजिस्ट्रार होता है उसे परमिशन भी लेना होता है कि देख लो भाई तेरे पास इसका कॉपी जमा कर। ये वाला प्रोसेस तुम लोग आगे जाके सीखेगा। अभी तुम लोग के लिए रेलिवेंट क्या है कि भैया 12 चीज होना जरूरी है। ठीक है, और बड़ा आसान है याद करना। पहला वर्क तो करता है नाम का, पार्टनरशिप फर्म का नाम और उसके पार्टनर्स का। फिर पार्टनरशिप कैसा है और कहाँ है, कब शुरू हुआ था, कब तक चलेगा। ठीक है, पहला दो क्या था? पार्टनरशिप फर्म का नाम और पार्टनरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप का हाँ हाँ, अगर एट विल है तो लिख दो एट विल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था? नेचर एंड प्लेस, डेट और फिर ड्यूरेशन। उसके बाद कौन कितना कैपिटल दिया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्या क्या है? कौन कितना कैपिटल दिया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट का क्या सिचुएशन। ठीक है, आओ एक बार फिर से। पार्टनरशिप फर्म का नाम और पार्टनर्स का नाम। पार्टनरशिप का फर्म कहाँ है और कैसा है, कब शुरू हुआ था, कब तक चलेगा, कितना कैपिटल दिया है, कितना प्रॉफिट लेगा, एडमिशन रिटायरमेंट का क्या हिसाब किताब। उसके बाद इंटरेस्ट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का सारा ज्ञान। इंटरेस्ट कैसा है कैपिटल पे, ड्राइंग पे, लोन पे, ये सारा ज्ञान। उसके बाद अगर फर्म बंद होगा तो क्या करना है, सैलरी और कमीशन पार्टनर को कैसे देना है, और पार्टनर को निकालने का क्या हक। ठीक है, देखा जाए तो हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये दो एक ग्रुप में, ये तीन एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, और ये चार एक ग्रुप में, है ना। याद करना आसान हो गया। पहला ग्रुप क्या था? पार्टनरशिप फर्म का नाम एंड पार्टनर्स का नाम। दूसरा ग्रुप क्या था? कहाँ पे है, कैसा है, कब शुरू हुआ था, कब तक चलेगा। उसके बाद कितना कैपिटल दिया, कितना प्रॉफिट लेगा। फिर एडमिशन रिटायरमेंट का क्या हिसाब किताब है। उसके बाद क्या कैपिटल, ड्राइंग्स और लोन पे इंटरेस्ट है तो कितना। और फर्म डिसॉल्व होगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देना है कि नहीं देना है, और एक्सपेंशन। तो ये किसके ऊपर है? ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के ऊपर है चारों। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड ये जो आठवां ये पांचों क्वेश्चन क्लियर है।
तो तुम लोग भी ऐसे जब इसको ग्रुप करेगा तो पढ़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, फर्म का नाम, पार्टनर्स मेरे साथ बोलो, फर्म का, पार्टनर्स का, फर्म कहाँ पे है और कैसा है, फर्म उसके बाद कब शुरू हुआ था, शुरू हुआ तो बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसके बाद कब तक, कितना कैपिटल दिया, कितना प्रॉफिट लेगा, उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन का सारा ज्ञान, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, इसको साइड करते हैं। फिर कैपिटल ड्राइंग और लोन पे कैसा इंटरेस्ट है, पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कल को पार्टनर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, याद हो गया। चलो आगे, क्या भैया सब कुछ देना जरूरी है, देखो सब इसमें से ना कुछ कुछ प्रोविजंस काटा भी जा सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग और लोन मत लिखो, क्योंकि लॉ बता दिया है ना कि तुम नहीं लिखेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से देना। नहीं उसका कोई जरूरत नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस वही चीज है, बिजनेस क्या, बिजनेस कहाँ पे है और कैसा है। अब आगे बढ़े, एक सेकंड को, अभी अपन टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला टाइप ऑफ पार्टनर क्या है, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। मेरा एक बात को मानो, कभी भी मौका मिले एग्जाम में ये वाला वर्ड लिखने का जरूर समझा के, ठीक है, नहीं दो एक्टिव तो लिख ही देना, साथ में ऑस्टेंसिबल भी लिख देना, समझ आ रहा है बात भैया। एक एक्टिव या ऑस्टेंसिबल या एक्चुअल पार्टनर कौन होता है, पहला जो एग्रीमेंट में नाम है जिसका, दूसरा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस या फिर पार्टनरशिप। ठीक है, ओके, फिर से एक बार, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल, दो बात है, क्या पहला पार्टनर बाय एग्रीमेंट है, दूसरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ आरती क्या बोल रही थी, एक्टिव, ऑब्वियसली, अगर ये नहीं होता तो यहाँ लिखता क्यों। ठीक है, अच्छा, कल को ये अगर बिजनेस छोड़ेगा तो इसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, बात को समझो। आज कोई बंदा एक्चुअल पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, तो वो एक तो एग्रीमेंट में नाम है, दूसरा वो सारा बिजनेस संभाल रहा है, कल को वो बिजनेस छोड़ देगा तो लोगों को बताना जरूरी है ना, क्योंकि लोग तो उनसे अभी भी, अगर हम मानो ये लोग दोनों पार्टनर है, शुमाइल एक्टिव पार्टनर है, शुमाइल पार्टनरशिप छोड़ दिया, हम तो एज ए कस्टमर, हमको अगर नहीं पता रहेगा हम तो फिर भी यही समझेंगे हम फर्म से डील कर रहे हैं, और ये तो फिर फर्म का नाम पे एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर, सबको फंसाते जा सकता है। तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, जब आप पब्लिक नोटिस देंगे, खुश मत हो, जब आप पब्लिक नोटिस देंगे उसके बाद ही छोड़ सकते हैं, उसके बाद ही आप मानेंगे कि आप रिटायर हुए हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, फंसाते रहेंगे, या फिर आपको आपके पार्टनर्स फंसा सकते हैं, हो सकता है राज शुमाइल को फंसा दे कोई एक्शन से। क्लियर है बात, क्या पब्लिक नोटिस क्या होता है, पब्लिक नोटिस का मतलब होता है पब्लिक को बताना। पब्लिक को कैसे बताते हैं, MCA का वेबसाइट पर डाल दो, और जो न्यूज़पेपर है, दो न्यूज़पेपर, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और दूसरा जो न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में होता है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जनरली हिंदी होता है झारखंड में, बंगाल में बिहारी वगैरह। नहीं, अगर तुम रजिस्टर्ड है तुमको ये करना ही, ये रूल है, ठीक है, बंगाल में बंगाली, बंगाल में बिहारी, ये पूरा ये लोग का एक प्रोसीजर है, ठीक है, इसको लेके ज्यादा जिज्ञासु मत हो, जब पता चलेगा ना तब परेशान हो जाएगा याद करते करते, तब बताने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अगेन सेम कहानी, पार्टनर बाय एग्रीमेंट। अच्छा, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर क्या होता है भैया, एग्रीमेंट के द्वारा तो वो पार्टनर है, लेकिन डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, डेली अफेयर्स, या फिर मतलब कोई जानता भी नहीं है उसको कि वो पार्टनर है, वो कैपिटल दे दिया और बैठ के प्रॉफिट एंजॉय कर। क्या ये तीसरा पार्टी इसको लायबल होगा, हाँ भैया एग्रीमेंट में नाम है तो ये भी लायबल होगा कोई भी एक्ट के लिए। क्या इसको पब्लिक नोटिस देना है, कोई जानता थोड़ी है भैया, नहीं भी देगा तो चले। इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है ये, सबको अपना हाइलाइटर दिखाना तुमको,
ये क्या है? हम हाईलाइटर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, लेकर आओ। तेरा क्या है राज? कोई लड़का हाईलाइटर नहीं लाया? अरे पीछे आदिल है। गरीबी चल रहा है तुम्हारा। चंदा करके तुमको हाईलाइटर दिलाएंगे। शार्पनर भी दिला रहे हैं। हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? कल याद है हम शाहरुख खान का एक एग्जांपल दिए थे कि शाहरुख खान का नाम खाली उधार लेते हैं। अ पर्सन हु लेंड्स द नेम, जो नाम उधार देता है। कोई और इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली प्रॉफिट का भी जरूरत नहीं है। देखो उसको प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये प्रॉफिट लेगा नहीं। लॉ बोल रहे कि आप मत लो, आप नहीं खाली नाम उधार दे सकते, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो मांग सकते हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। बिल्कुल 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 है, बिल्कुल लेगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। जब आप अपना नाम देते हैं तो उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलता है, पहला बात। दूसरा बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा हमसे राज कि भैया आप अभी ऊपर में बताए एसेंशियल एलिमेंट में कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, और यहाँ पे इसको एग्जेम्प्ट कर रहा है, माफ कर रहा है कि तुम नहीं भी करेगा तो चलेगा, तो इट इज ओके, ठीक है, कहलाएगा कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सेप्शन है। देखो 5 बात, पहला नाम उधार देता है, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट के लिए भीख नहीं मांगेगा, कंडक्ट में बिजनेस का पार्ट नहीं लेना है, लेकिन अगर मानो मेरा फर्म का घपला किया, क्या शाहरुख खान लायबल होगा? नाम क्यों दिए, नाम है ना, तो लायबल होगा। क्लियर है? हाँ? नहीं, नाम का फायदा उठाने के लिए। कुछ लोगों का नाम बहुत ज्यादा फेमस होता था, यार आप खाली नाम दे दो ना, अपना बदले में हम आपको रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है, फंसाता है। वो लोग पार्टनरशिप नहीं करते हैं। कोई भी समझदार आदमी जो है ना, वो पार्टनरशिप नहीं करता। इसीलिए तुम लोग का सिलेबस में पार्टनरशिप से ज्यादा ज्ञान है कंपनीज के बारे में। क्यों नहीं करेगा भैया पार्टनरशिप? अबे लाइबिलिटी अनलिमिटेड, घर बार सब बेचना होगा, बिजनेस नुकसान में चल गया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स इन, ये होता है सुख का साथी। एग्जाम्पल क्या है? इसको खाली प्रॉफिट से मतलब है, लॉस से कोई मतलब नहीं है। क्या भैया अगर कल को कुछ फर्म करता है ये लायबल होगा? हाँ। अबे माइनर लायबल नहीं होगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं, प्रॉफिट्स ओनली का माइनर, बस। ये वाला थर्ड पार्टी नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर, ठीक है, क्लियर है? तुम ही एग्जांपल बन जाओ, मतलब तुम लोग तीनों पार्टनरशिप में आए, तुम बोली हमको खाली प्रॉफिट चाहिए, तुम काम कर रही है, तुम सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो वो एक्टिव पार्टनर भी है, एक्टिव पार्टनर भी है। अच्छा, जरूरी नहीं एक्टिव पार्टनर खाली प्रॉफिट ले, वो तो लॉस भी लेगा। अगर मानो एक्टिव पार्टनर जिद किया, नहीं नहीं हमको तो खाली हमको प्रॉफिट चाहिए, हम लॉस में हिस्सेदार बनेंगे ही, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक्टिव पार्टनर है जो कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है। सवाल उठता है क्या ये थर्ड पार्टी को लायबल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। आप लॉसेस के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर कोई उधार आप ले रहे हैं उसके लिए आप लायबल होंगे। यस, उसका मन। नहीं नहीं, ये तो नाम यहाँ पे यूज ही मत करो, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर जो आता है, उसके आने से पहले के लिए वो लायबल होगा, नॉट लायबल फॉर एक्ट्स डन बिफोर हिज एडमिशन। आउटगोइंग पार्टनर जो जाता है, क्या वो अपने जाने के बाद लायबल होगा? अच्छा, तुम लोग के सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। एक पार्टनर है, 14 फरवरी को वो रिटायर किया, 17 फरवरी को फर्म एक बहुत बड़ा लोन लिया, क्या आउटगोइंग पार्टनर इसके लिए लायबल होगा? एग्जैक्टली अगर नोटिस 20 फरवरी को दिया है तो हाँ, और अगर नोटिस मानो 15 या 16 को दे दिया तो
समझ आया ये कॉन्सेप्ट? तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जाम में, और तुम लोग सही आंसर दे के आएगा। हाँ हाँ, स्लीपिंग पार्टनर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। हेलो, एक सेकंड रुकना पप्पू। नहीं, वो रिटायर हो गया, वो लोगों को बोल दिया, मतलब वो अपना पार्टनर को बोल दिया हम रिटायर हो गए, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा हम रिटायर नहीं मान। हाँ पप्पू। बोल रहे भैया कि 17 को अगर लोन लिया गया और अगर कोई 19 तारीख को आता है पार्टनर, तो वो लाइबल होगा नहीं, वो भी उस लायबल लोन होगा। के लिए? नहीं नहीं नहीं, अगर 17 को लोन दिया और 19 को कोई नया पार्टनर हो तो क्या वो लायबल होगा? नहीं। यस ज्योति, तो फालतू सवाल होगा तुम बोलो। हम एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब कर दे रहे हैं, तुम पूछ लिए तो, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया था, ये राज पूछा। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये कैसा पार्टनर है? कौन कौन पढ़ा है मेरे से पार्टनरशिप पहले? मेरे से पार्टनरशिप पढ़ी है? यस। तुम नहीं पढ़ा? तुम तो कितना खुश हो रहा बोल के, क्लास ही नहीं की। हाँ क्या? हाँ रुकम, क्या क्या याद है तेरे को, एक बार बता। वाह, इसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट को बोलते हैं पार्टनर बाय इस्टॉपल। लिख लो, पूरा कहानी समझा रहे इसका, लिखा हुआ अंडरलाइन भी कर लो, लिख भी लो। पार्टनर्स बाय इस्टॉपल। बढ़े, गौर से सुनने मेरे बात को। ये क्या है? ये कौन है? सेठ जी। सेठ जी। और ये कौन है? भागा। ठीक है, मानो एक कस्टमर आया, ठीक है, वो कस्टमर आया, वो देखा अरे बागा तू, यानी कि कस्टमर बागा को जानता था। बागा बोला आइए आइए हमारे दुकान में आइए। क्या बागा सही बात बोल रहा है? नहीं। मानो बागा इसका नौकर नहीं है, बागा इसका दोस्त है जेठालाल का, ठीक है। इससे अच्छा ना हम भीड़े ले लेते हैं, ठीक है, भीड़े ले लेते हैं। अब भीड़े का क्या सीन है? भीड़े का, आइए रहिए, भीड़े का क्या सीन है? भीड़े जेठालाल का दोस्त है। जब कस्टमर आया, भीड़े बोला आइए आइए हमारे दुकान में आइए। क्या भीड़े का कोई भी इंटरेस्ट है दुकान में? उसका असली ओनर कौन है? लेकिन जेठालाल के नजर के सामने वो अपने आप को ओनर बता रहा है। क्या जेठालाल इसके लिए ऑब्जेक्ट किया? जेठालाल मन में सोचा है तो ये क्या कच्ची व्यापारी, ये सोचा कि अरे मेरे को तो सामान बिकने से मतलब है, तो वो सामान बिक गया। बाद में ये कस्टमर लेकर आया, भीड़े को बोला यार तुम जो टीवी बेचा था वो खराब हो गया, टीवी रिप्लेस कर। भीड़े ये बात जेठालाल को बोला, जेठालाल बोल रहा है हम रिप्लेस नहीं करेंगे। क्या जेठालाल सही है? भैया इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए भीड़े भी पार्टनर माना जाए, ठीक है। एक बार इंग्लिश को गौर से सुनो इसी एग्जांपल। व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ भीड़े knowingly permit himself भीड़े to be represented as a partner in a firm, इसका मतलब समझो। ये तो जो एग्जांपल हम बताए कि भीड़े आगे से बोल रहे हैं आइए आइए हमारे दुकान में, मानो भीड़े के जगह जेठालाल बोलता है अरे ये दुकान तो भीड़े का ही है उस कस्टमर को, और भीड़े ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो वो भी इस्टॉपल का ही केस होता। ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु हैज द फेथ दैट who had faith of such representation has given credit to the firm. इनफैक्ट वो कस्टमर अगर 4 जन को जाके बोलेगा ना कि भीड़े इसका पार्टनर है और वो लोग विश्वास करेंगे तो उनके लिए भी भीड़े पार्टनर ही कहलाए। क्या ये बात क्लियर हुआ है? ये बहुत भारी बात है, इसीलिए हम इतना इजी एग्जांपल लेके कराएं, ठीक है। स्टॉप, कौन बोला? जल्दी आ गई तो आज पूरा फॉर्म में तुम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स नाम का बंदा है,
वो ए एक मैनेजर था, जेड को बोला ए तो पार्टनर है, और ए चुप रहा। ठीक है, अभी एक सप्लायर था, वो सोचा ए यहाँ का पार्टनर है, और वो 100 मानो टीवी भिजवा दिया। ठीक है, एक सेकंड को, एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जी। एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए अ मैनेजर एज हिज पार्टनर टू जेड। ए रिमेन्ड साइलेंट, जेड अ ट्रेडर। ठीक है, ये है एक्स, ये है इसका मैनेजर ए। एक्स बोला ए क्या है, पार्टनर। किसको बोला, जेड को। जेड मान लिया। जेड ये सोच के कि ए पार्टनर है 100 टीवी सेट भिजवा, बोला 6 महीने में पैसा दीजिएगा ना। क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, पैसा मिला है। ठीक है, जेड केस किया किसके ऊपर, एक्स के ऊपर भी किया, ए के ऊपर भी किया। ठीक है, ए बोलता है अरे हम तो पार्टनर हैं ही नहीं। कोर्ट बोला क्यों, बोला ये तो एक्स बोला था कि हम पार्टनर है, हम थोड़ी बोले थे। अरे तो आप मना तो कर सकते थे ना, जबान था ना उस टाइम पे आपके पास। आप चुप थे, मतलब आप भी अपने आप को पार्टनर मान इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। क्या ये बात अब क्लियर हो गया? यहाँ पे होगा, इसका एक्सेप्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर तुम ध्यान से याद करो। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग क्लियर हुआ, यो मैसेज करो। सर फिर से एग्जांपल बता दीजिए ना एक बार। एक्स बोला ए मैनेजर है, लेकिन एक्स जेड को बता रहा है ए भी पार्टनर है, ए का भी दुकान। जेड और ए दोस्त था। जेड ये मानकर, ये सब ए के सामने हो रहा है, नजर के सामने, पीठ पीछे होगा तो नॉट अलाउड, नजर के सामने हो रहा है। जेड ये मानकर कि हाँ भाई एक्स सच बोल रहा होगा, ए तो ऑब्जेक्ट किया नहीं है, हम क्योंकि ये मेरा दोस्त है 100 टीवी भिजवा देते। 100 टीवी भिजवा दिया, 6 महीना में पैसा मांगा, नहीं दिया। एक जेड केस किया दोनों के ऊपर, एक्स के ऊपर भी, ए के ऊपर भी। कोर्ट में ए बोल रहा है मेरे पे तो केस होना ही नहीं चाहिए, कोर्ट बोलेगा होगा। ए बोला हम पार्टनर है ही नहीं, कोर्ट बोलेगा तो पार्टनर बाय स्टॉपल है। तुम उस टाइम चुप रहा, ये मान रहे हम कि तुमको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था अगर ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी ऑनलाइन में खाली एक बच्चा का यू आया, क्यों? चिन्मय, जूली, प्रत्यूष। सुनो क्या हो रहा है। एक फर्म था जिसमें PQRS 4 पार्टनर थे। एस रिटायर कर गया, लेकिन वो पब्लिक नोटिस नहीं दी। और जो लेटर हेड होता है ना, जो एक बड़ा सा पैड होता है, ठीक है, जिसमें ये लोग अपना बिल वगैरह सब कुछ बना के देते हैं, उसमें एस का भी नाम था। क्या एस लायबल होगा? भैया क्या पब्लिक नोटिस दिया है? नहीं। तो अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो लायबल। ये बात तो हम लोग को पता है, और यही बात यहाँ पे है। ये एग्जाम्पल के द्वारा तुम लोग खुद पहले एग्जाम्पल पढ़ना, फर्स्ट रीड एग्जाम्पल, और उसके बाद ऊपर वाला बात पढ़ना। क्या बोल रहा है देखो, द रूल गिवन इन सेक्शन 28 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ फॉर्मर पार्टनर जो रिटायर कर चुका है विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, रिटायर कर गया है, तो वो भी लायबल होगा। ठीक है, क्या बोला? हाँ, कहाँ से? हाँ, क्या डीड है? कुछ इतना सर 12 नीचे पड़े ना, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, एबीसी पार्टनर है, डीड बना हुआ है और रजिस्टर्ड नहीं है। मान लीजिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1:50 है, बाद में अगर कोई डेटा है मतलब क्या होगा? कोर्ट देखो बात करेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होता तो लोगों को क्या नुकसान होता है, इस बारे में थोड़ी दिन में बात होगी। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है ना सबको? दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, फटाफट कर ले। XU और YU, ठीक है, पार्टनर है। XU MU को दिखाया, MU एक एम्प्लॉय था, यू हटाओ ना यार, ये यू डाल के कंफ्यूज कर। ठीक है, X और Y पार्टनर है, लेकिन जो उसका एक एम्प्लॉय था M, वो Z को बताया कि ये मेरा पार्टनर है।
एम वहां पे खड़ा था, एम साइलेंट रहा। जेड ये मानकर कि हाँ एम पार्टनर होगा, 50 लैपटॉप दे दिया, बोला 4 महीना में पैसा देना, 4 महीना में पैसा मिला नहीं, जेड जो है वो केस कर रहा है एक्स और एम के ऊपर, क्या एम लायबल होगा? हाँ Yes, sir. भैया होगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है पता है? अच्छा, ये पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल कौन सा सेक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रटना तो है ही, सेक्शन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक बात बताओ मेरे को तुम लोग, सेक्शन, अच्छा भैया हाँ एग्जाम में 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का है, हाँ लिखने से चलेगा? लायबल होगा, पार्टनर है तो लायबल होगा, ठीक है? पहले तो एग्जाम में estoppel को डिफाइन करो, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट को एग्जैक्टली, मेरा बात को अब गौर से सुनो, ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम तुम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखाए थे ना कैसे लिखते हैं, अभी उस चीज को एक और बार सिखाओ। ये क्वेश्चन मानो आया 3 मार्क्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन को शो ऑफ करें। एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल और पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट को पूरा डिफाइन कर कि वो क्या होता है, ठीक है? अगर एग्जांपल देने का जरूरत पड़ा तो देखो एग्जांपल भी दे सकते हैं। वेयर अ मैन holds himself out as a partner or allows others to do so and stop from denying the character। अच्छा ये जो इंग्लिश है ये टफ है, अरे इसीलिए तो यहाँ ये वाला बॉक्स बना के तुम लोग को याद कराया है। ये बॉक्स भी अगर हम लोग रट्टा मार लेंगे ना तो काफी है, आंसर में खाली ऐसे भी लिख देंगे ना, बॉक्स बना के नहीं, इसी चीज को लाइन में, तो हम लोग ये पूरा चीज को पहले डिफाइन, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आकर हम ये लोग को बताएंगे कि ऊपर वाला केस में क्या हो। ऊपर वाला केस में क्योंकि ये साइलेंट था, इसको बोल देना चाहिए था, हम इसको भी लायबल ठहराएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया एम जो है वो भी लायबल होगा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर बाय एस्टॉपल है एज पर सेक्शन। क्या समझ में आया आंसर कैसे लिखना है? देखो बार बार ना लॉ में बच्चा लोग यही गलती करता है, रट लेता है, पूरा मैटर याद रहता है, लेकिन क्या लिखना है पता नहीं होता है। क्या लिखना क्यों नहीं पता होता है? पहला बात, वो रटा है हिंदी में, वो इंग्लिश में पढ़ रहा है कॉपी को, बुक को, और वो अपना दिमाग में हिंदी में पूरा बात बोल रहा है, उसको लग रहा है कि याद करनी है। नहीं, आपको लैंग्वेज याद करनी, आपको इस लैंग्वेज से अकस्टम्ड होना है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपका कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स ये लैंग्वेज लिखे। ऐसा नहीं है तुम कुछ गलत लिख रहे हो, दिक्कत ये कि तुमसे अच्छा पेपर गया हुआ है वहां, ठीक है? तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो पास हो जाएगा, तुम नहीं होगा। और तुम जो कर सकता है कर लो, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआई बहुत जन सुप्रीम कोर्ट गया है, कुछ नहीं उखाड़ पाया उसको, ठीक है? तो बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया? अपना एग्जाम का आंसर का स्टैंडर्ड को बढ़ाना, और हम 3 पैराग्राफ वाला एग्जांपल बताएं, सेक्शन याद करने का ऑप्शन दे दिए, इंट्रोडक्शन लिखना सिखा रहे हैं, अगर तुम लोग वैसे करके करेगा तो हो जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मिस लूसी एक पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट कर रही है, मतलब बना रही, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वो ध्यान में रखना चाहती है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला क्वेश्चन, वो पूरा इंफॉर्मेशन चाहती है कि डीड में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड को डिफाइन करेंगे। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट, और इट मस्ट बी प्रेफर टू बी रिटन एग्रीमेंट, सब ज्ञान दे देंगे। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपके पार्टनरशिप के बारे में लिखा होता है। अगर ये रिटर्न में होता है तो एक रिटर्न प्रूफ होता है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है कोर्ट में। उसके बाद 12 का 12 पॉइंट लिखते, ठीक है? अच्छा, स्टैंप होना चाहिए, हम तुम लोग को बताएं स्टैंप एक्ट 1999 के तहत, ओके ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप फर्म अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है तो रिटर्न होना, स्टैम्प्ड होना और रजिस्टर होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी। कब? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहा है तब। तब रजिस्टर नहीं हुआ ना, अगर स्टैंप नहीं लगा है। हम तुम लोग को बोले ना, तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखो, इस बारे में तुम लोग को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है।
सिंपल टर्म, या तो पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हो सकता है तो कुछ फायदा है, नहीं हो सकता है तो कुछ नुकसान है, जो आगे बात करेंगे। तो ये सब डाउट हम तुम लोग का लेंगे, बट उस टाइम पे तुम लोग का क्लियर हो जाए, अभी हम उसको टच नहीं करना, ठीक है। और लास्ट में ये नोट भी दिया है, देखो कि ये ऐड और डिलीट कर सकता है एनी प्रोविजन एज पर द नीड्स। क्लियर है? चलो अब आते हैं यूनिट दूसरा में। एक सेकंड रुको। चलो यूनिट दूसरा ही में आते हैं। आई थिंक हंस रहा है। यूनिट 2 क्या है ना, काफी बड़ा है और काफी ज्यादा ज्ञान है इसमें, इसीलिए हम सोच रहे थे यूनिट 2 बाद में पढ़ाएं, तो सोचे नहीं आज तो एक ही क्लास है, तुम लोग मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूनिट 2 में भयानक रट्टा का ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, हम जब जब बोलते हैं ना रट्टा, अपना दिमाग में ये मत सोचना है कि बिना समझे हम रट लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे, आपसे इनडायरेक्टली केस स्टडी के द्वारा पूछे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बिना समझे रटेगा तुरंत भूल जाएगा। हम बार बार ये समझाते हैं हर बच्चा को, अगर तुम लोग 3 इडियट्स देख के अपने आप को हीरो समझता है कि हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, तो तुम लोग इंजीनियरिंग में नहीं है, इस बात को समझो। सीए सीएमए में ना, अगर तुम रट नहीं सकता है तो तुम कुछ नहीं कर सकता, इतना रटना है तुम लोग। अगर जो बच्चा रटने में माहिर है, वो बच्चा चुटकी में निकालेगा ये एग्जाम, ठीक है। तो रटना पड़ेगा, रटना इज नॉट अ बुरा चीज, बट समझने के बाद रटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं भैया, पार्टनर्स का आपस में कैसा रिश्ता होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 4 जो कि महा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेक्शन 28। सेक्शन 4 क्या? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म, ठीक है, पार्टनर, ये सब डिफाइन हुआ है। सेक्शन 28 क्या है अभी पढ़ें, ठीक है। तो ये दो तो गलती से भी मत भूलना। अब आपस में रिश्ता क्या है, सबसे पहला जनरल ड्यूटीज, कि भैया ये बताने का जरूरत नहीं है, ये जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या क्या है? पहला, कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, पहले अंडरलाइन कर लो। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सेक्शन 9 में ना जनरल ड्यूटीज, डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। अगर इसको तुम लोग तोड़ तोड़ के 4 अलग लाइन में भी लिखेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट हम तो बोलेंगे 4 अलग लाइन में लिखो, ठीक है, वो बेटर होता है। एक बार में लिखेगा वो उतना अच्छा नहीं, जब 4 अलग लाइन काम करे। क्या क्या बात बोल रहा है, एक एक करके देखो। पहला, कैरी बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब जो फर्म के लिए अच्छा है वो करेंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा, पार्टनर अगर बुक्स मांग रहा है कि हमको बुक्स दो, हम चेक करना चाहते हैं, मेरे को तुम जो प्रॉफिट दिया सही है कि नहीं, देना पड़ेगा। मानो पार्टनर मर गया, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे लीगल एयर नहीं बोला है, लीगल एयर होता है उसका बच्चा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हो सकता है उसका एडवोकेट हो, तो अगर वो किताब मांगेगा तो देना पड़ेगा। तीसरा, जब भी डील करेगा वो, ठीक है, बाहर के लोगों के साथ, अदर पार्टनर्स के साथ, अटमोस्ट गुड फेथ पर ध्यान रखें। अगेन ये सेम बात को, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज जो है उसी को रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे वर्ड का अंतर, अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि जो उसका इरादा है वो अच्छा होना चाहिए। और चौथा, हर पार्टनर अकाउंट मांग सकता है, बट अगर अकाउंट कोई एक ही बंदा रख रहा है तो वही एक्सप्लेन करेगा सारा हिसाब किताब। मानो ABC है और C सारा मैनेजमेंट देख रहा है, किताब वगैरह को मेंटेन कर रहा है, A बोला C को किताब दिखाओ, C को किताब दिखाना पड़ेगा, और A जो भी हिसाब किताब समझना चाहेगा C को समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो 4 बात क्या है, पहला ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दूसरा इसी से कनेक्टेड क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ, तीसरा क्या है,
रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू द पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और चौथा इसी से कनेक्टेड कि इफ any single partner is well acquainted with the accounts, then he or she will have to explain the full information. क्लियर है? याद हो गया सेक्शन 9. आते हैं सेक्शन 10. अच्छा भैया, ये वाला नहीं पढ़ाएंगे आप, यही बात कुछ एनालिसिस में लिखा है, इजियर वर्ड. ठीक है, याद कर लेगा तो ठीक है. ऐसा मतलब जो हम तुम लोग को अंडरलाइन करा है. हाँ, क्या बोली तानिया? सेकंड वाला पॉइंट, यानी कि मानो कोई पार्टनर मर गया, तो वो मरा हुआ पार्टनर के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? रिटायरमेंट डेथ पड़ा है, डेथ में कौन सा अकाउंट बनता है? राज, डेथ में कौन सा अकाउंट बनता है? डिसोल्यूशन. अबे डिसोल्यूशन तो दूसरा चैप्टर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, तो उस बंदा को जिसको इसका पैसा मिलने वाला, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो बोल सकता है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट सब दिखाओ, उनको दिखाना पड़ेगा. अच्छा, वो समझना चाहेगा तो जो बंदा सारा अकाउंट मेंटेन किया है उसको समझाना पड़ेगा. 2 और 4 ये बता रहा है. क्लियर है? 2 और 4 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है. यहाँ पे लिख लो ताकि याद करने में आसानी. 1 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 4 कनेक्टेड है. क्लियर है? सेकंड, सेक्शन 10, ड्यूटी टू आइडेंटिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. गजब ना क्वेश्चन पूछता है इससे, ये लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इससे. पहला, पार्टनर अगर फ्रॉड कर रहा है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन द मतलब बिजनेस के दौरान, अगर वो कोई फ्रॉड किया और उसके कारण फर्म को नुकसान हुआ, तो ही शुड मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म. जो नुकसान उसके कारण हुआ है उसका भरपाई उसको करना हो. ठीक है, और जो भरपाई करेगा वो कौन लेगा? बाकी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे. ठीक है, इन द सुनो, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एबीसी पार्टनर है और ए क्या किया, एक खराब टीवी जानबूझकर किसी कस्टमर को बेच दिया. ज्योति यहाँ ध्यान दो, एबीसी पार्टनर है, ए क्या किया, जानबूझकर एक खराब टीवी किसी कस्टमर को बेच दिया. फ्रॉड है. लेकिन कस्टमर किसके ऊपर केस करे? पार्टनर्स के ऊपर या फर्म के ऊपर? भुगतान कौन भरेगा कोर्ट में? पार्टनर भरेगा या फर्म भरेगा? लेकिन फर्म का गलती है, बाकी पार्टनर्स का गलती था, तो लॉ बोला कि यार ये म्यूचुअल एजेंसी का तो ये लोग फायदा उठाने लगेगा. एक जन फ्रॉड करेगा, 3 में बटेगा फ्रॉड. तो ये तो अगर हम तो यही करेंगे ना कि मानो 10 करोड़ का फ्रॉड किए, क्या दिक्कत है? मानो 4 पार्टनर है तो 2.5 करोड़ झेलना होगा ना, और अगर किस्मत अच्छा रहा तो 10 करोड़ मेरे को मिलेगा. ये तो गलत है. तो यहाँ पे बोला सुनो, एक बार फर्म को बोला तुम पैसा दो, बाद में जो बंदा फ्रॉड किया है वो फर्म को पैसा वापस देगा कैसे भी करके, और बाकी जो आदमी लोग हैं वो लोग आपस में जिस हिसाब से उस टाइम पे भुगतान भरा था बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. भैया कौन सा रेशियो में? ऑब्वियसली सारा भुगतान हम लोग कौन सा रेशियो में भरते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना. तो यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या ये बात क्लियर है? नहीं? ठीक है. ए बी सी, एक कस्टमर है डी. ए नोइंगली 10,000 का खराब टीवी दिया. जब तुम इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं. आगे बढ़. डी जो है ये तो ये नहीं समझेगा ना कि ये फ्रॉड किया. डी किसके ऊपर केस करेगा? मतलब तीनों के ऊपर, शॉर्टकट में बोले. अभी जब भुगतान भरना है तो कौन भरेगा? तो लॉ बोलता है कि फर्म तुम एक बार भुगतान भरो, बाद में ए तुमको जितना भुगतान भरा है आइडेंटिफाई करो. अभी ये फर्म के पास पैसा है, असल में ये भुगतान भरा कौन था? ए बी सी तीनों. तो ए बोला तुम भुगतान भरो जितना ये लोग का जबरदस्ती हुआ है, और ये लोग आपस में क्या करेगा?
बांट लेगा। क्या अब ये बात क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। आगे बढ़े। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सेक्शन 11। ठीक है, आओ देखते हैं। एक बार लीगल भाषा को पढ़ते हैं, तुम लोग अंडरलाइन मत करना, ध्यान से सुनते जाना। किसी को सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 याद है? हम तुम लोग को एक छोटा सा काम बोले कि चैप्टर जब कंप्लीट हो रहा है, कॉपी के पीछे में ज्ञान लिख लो और डेली उसको रीड कर लो। तुम लोग वो भी नहीं कर रहा है, और फिर तुम लोग जब फेल होगा तो तुम लोग बोलेगा भैया हम फेल हो गए। सेक्शन 27 क्या बोलता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी था, याद है? हम डॉक्टर हैं, मेरे अंडर में कोई कंपाउंडर काम किया, वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है, लेकिन तुम इतना किलोमीटर का रेडियस में इतना दिन तक ऐसे कुछ कुछ करके रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप। ठीक है, आओ आगे। अब बात हो रहा है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो कॉन्ट्रैक्ट में। पहला, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस एक्ट का बात तो आपको मानना है, उसके अलावा म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज डिटरमाइन किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए। मतलब कि आपका क्या ड्यूटी है, आपका क्या हक है, या तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दो, ठीक है, और मानो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया नहीं और धीरे धीरे करके हम ड्यूटी असाइन कर रहे हैं। जैसे इस बंदा का ड्यूटी है कि मेरा ऑफिस जो हमेशा क्लीन रहे, इस बंदा का ड्यूटी है ये अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ये पहले जब डीड बनाए तब डिसाइडेड नहीं था, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग जैसे जैसे मेरा बिजनेस चलना शुरू हुआ, काम करना शुरू किए, धीरे धीरे काम बटा। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, भले ही ओरल है तो क्या दिक्कत है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसी का राइट या ड्यूटी को डिसाइड कर सकते, ठीक है। और दूसरा, अगर आप पार्टनर हैं, तो जब आप पार्टनर हैं आप अपना कॉम्पिटिशन खुद से नहीं खोल सकते। सुनो क्या हुआ, एबीसी पार्टनर है, ये लोग मिलकर मोमो का दुकान खोला सिटी सेंटर, और भाई साहब 10 कदम आगे जाके एक और मोमो का दुकान वालों को पैसा देके सेम रेसिपी देके खुलवा दी। तो लॉ बोलता है कि ये पार्टनर करवाया, मिस्टर ए करवाया, लॉ बोलता है मिस्टर ए को वहां से जितना भी प्रॉफिट कमाए ना इन लोगों को दे दो, उसका हकदार आप नहीं। क्लियर है? मतलब जितना आप वहां पे प्रॉफिट कमाए यहाँ पे भी बटे। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को ट्रेड करने से रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो गलत काम कर रहा है ना, वो आपका पार्टनर होने के बावजूद आपका कॉम्पिटिटर बन रहा है ना, आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, गलत। मानो मेरे को इन्फॉर्मेशन था फिर भी परमिशन दे दी, तो आपका एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो हम क्या बोले, कौन होते बीच में बोलने वाला। क्लियर है? हम्म सवाल उठता है सी जब रिटायर करेगा उस पर हम रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। ए बी सी है, तीनों 2 साल बिजनेस किया, उसके बाद सी रिटायर करे। सी सोचता है कि हम अपना खुद का एक बिजनेस खोल सकते हैं, तो हम जब जाएगा तब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगवा देंगे लॉ के द्वारा कि भाई तुम 10 किलोमीटर का रेडियस में मत खोलना, या फिर तुम 2 साल तक हम लोग का सॉस का बिजनेस में मत आना। ये हम लगा सकते हैं लॉ के, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 27 यही तो बोलता है। हम नहीं सुनेंगे वो क्या बोलेगा, लॉ एक बार लगा दिया, भाड़ में जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं जब वो रिटायर करेगा तभी लगा, नहीं लगाए तो फिर कोर्ट में जाएगा, उसके बाद बंद करवा सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पकड़ में आ गया बाद में तो वही फंसेगा। समझ रहा है बात को? सबका डाउट क्लियर हुआ? आरती आगे बढ़े। अच्छा 11 के बाद में देखो कैसे लिखा हुआ है एनालिसिस के ऊपर, जो अभी हम पैराग्राफ पढ़ाएं। 11 का 1, 11 का 2, ये उसका सबसेक्शन है। 11 का सबसेक्शन 1, 11 का सबसेक्शन 2। भैया क्लॉज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि क्लॉज ना इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन हम क्या बोलते थे, 2 का क्लॉज है, 2 का क्लॉज बी, क्योंकि ए और बी का डेफिनेशन में कोई कनेक्शन था नहीं, बट यहाँ कनेक्शन है ना। 11 के अंडर में ही दोनों बात हो रहा है ना, इसीलिए सबसेक्शन। ठीक है, देखो राइट एंड ड्यूटीज कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में
बदल भी सकते हैं सबका कंसेंट। ये अंडरलाइन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27, हाँ 27, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो बोलता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को धंधा करने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी था। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि अगर आपका कोई पार्टनर ही निकल के आपका कंपटीशन बनना चाहता है, आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगवा सकते हैं, ठीक है। वो वर्कर कौन होता है? उसके अंडर काम कर रहा है, उस पर या डॉक्टर कंपाउंडर वाला जो है उस पर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन क्या बोल रहे हैं? देखो, पहला बात, हर पार्टनर को हक है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सेदार बने। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस हर किसी को, ठीक है। जनरली हर किसी को है। मानो हम एग्रीमेंट में लिख दिए ABCD पार्टनर है, लेकिन ये सारा मैनेजमेंट देखेगा, तो बी आया, बी बोला ए को नहीं नहीं ऐसे मत करो, हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट देखा है, तुम ही लोग ना पावर दिया है हमको। ऊपर में पढ़े ना, राइट एंड ड्यूटी कैन बी अफेक्टेड बाय एन एग्रीमेंट, तुम ही ना पावर दिया, तो तुम चुप बैठो, ठीक है। मानो एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल, दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर इज इन्फर्ड with and he has been wrongfully percolated from participating there. Can the court interfere in these circumstances? The answer is affirmative. Depend करता है, court can and will by injunction restrain other partners from doing so. It may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation in the management has also other remedies such as suit. आओ इस बारे में बात करते हैं। एक पार्टनर को अभी ए जो था उसको मैनेजमेंट का पावर मिला, ए उसका दुरुपयोग कर और बी रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा, तो बी गया कोर्ट के पास, बी कोर्ट को सारा सिचुएशन समझाया, बी जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर लगा दे, मतलब वो ऑर्डर कर देगा कि भाई ए तुम अब चुपचाप बैठो, क्यों? क्योंकि तुम गलत कर रहा है। और जो बी है उसको मौका दिया जाएगा, 2-4 ऑप्शन दिया जाएगा, आप तुम चाहते फर्म से निकल जाओ, फर्म को डिसॉल्व करवा दो, तुम चाहता अकाउंट चेक करना अकाउंट चेक कर लो, तुमको जो चाहिए हम बता रहे। तो इस चीज में आगे और आगे बात होने वाला है, ठीक है। ये खाली एक बार गो थ्रू करने के लिए तुम लोग को दिया है। भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तब मानो ABC के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कौन मैनेज करे? लेकिन ये हीरो बन के वही सारा काम कर, बी और सी बोल रहा है हमको भी मदद करने दो, मेरा भी बात सुनो, ये सुन नहीं रहा, कोर्ट जाओ ना, ए को बैठा दिया जाएगा, ठीक है। अक्सर ना लिमिटेड पावर दिया जाता है तो ऐसा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। देखो होता क्या है ना, कोर्ट जो बोलता है, कोर्ट का कहना है कि तुम खाली बैठे हुए नहीं, तुम लोग अपना आपस का लड़ाई को मेरे पास लेकर मत, तुम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं अच्छा आदमी को पकड़ो, अच्छा लॉयर CS CMA या फिर CS को पकड़ो, उससे बनवाओ, वो लिमिटेड पावर ही दिलवाएगा जो भी पार्टनर मैनेजमेंट के लिए चाह रहा है, क्योंकि ये सब छोटा मैटर के लिए थोड़ी बैठा हुआ है कोर्ट, अब हर बात के लिए तुम लड़के चल जाएगा तो दिक्कत है ना, इसीलिए ये बात कोर्ट बोल रही। हाँ अगर तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है हम बीच में आएंगे, लेकिन हर छोटा बात के लिए मेरे पास मत। क्लियर है? दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। पहला क्या था? राइट टू टेक कंडक्ट इन द बिजनेस, दूसरा राइट टू बी कंसल्टेड। ओके, मानो ABC पार्टनर है और कोई बिजनेस डिसीजन आया, जैसे मानो ABC वेज मोमोज बनाता था और ये लोग एक नया प्रपोजल रखा कि अब हम लोग नॉनवेज में भी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है क्या सबका कंसेंट चाहिए? अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है तो मेजॉरिटी का कंसेंट काम करेगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा बिजनेस में मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, समझ रहा बात को? अच्छा सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं, वो बेटर होगा थोड़ा। हम टीवी का काम करते हैं और हम लोग का डिसीजन हुआ कि हम लोग सोप का काम करेंगे, क्या सबका कंसेंट चाहिए? हाँ, ये आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं ना, पहला वाला में ऑब्जेक्टिव नहीं बदल रहा था, पहला वाला में एक नया डाइवर्सिफिकेशन था, वहां पे मेजॉरिटी का काम चलेगा, मेजॉरिटी बोलेगा हाँ हाँ करो कर लेंगे, लेकिन ये तो आप पूरा नया नेचर बना रहे हैं ना बिजनेस का, यहाँ पे
मेजॉरिटी से नहीं चलेगा, सबका यूनानिमस कंसेंट चाहिए होगा। क्या ये बात क्लियर है? दो केस, पहला सेम डिश में एक नया डिश ऐड करना चाहते हैं, ये एक नॉर्मल डे टू डे कंडक्ट है, सेम बिजनेस का काम है, मेजॉरिटी से काम चल जाए। दूसरा में नया बिजनेस करना चाह रहे हैं ऑल टुगेदर, सबका कंसेंट जरूरी है। क्या ये बात क्लियर रहेगा? देखो यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कौन सा कंसेंट मांग रहा है यहाँ पे? क्लियर है? मतलब रूटीन मैटर्स जो है, रूटीन मैटर्स के लिए मेजॉरिटी चलेगा, मेजॉरिटी गुड फेथ में काम करेगा तो चलेगा, लेकिन नेचर अगर चेंज कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। यूनानिमस कंसेंट, देखो वर्ड भी यूज किया, यूनानिमस कंसेंट जरूरी होगा। क्लियर है? तो पहला सेक्शन हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़े? 12th का ए में कि भैया राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कंडक्ट में हमको हिस्सा लेने का अधिकार है। दूसरा राइट टू बी कंसल्टेड, अगर बिजनेस कोई भी नया काम करने जा रहा है हमसे कंसल्ट कर सकता है, उस टाइम पे मेजॉरिटी का माना जाएगा। मानो बिजनेस नेचर चेंज करना चाह रहा है, सबका कंसेंट होना जरूरी है। 12th का बी था, ये सी था, ठीक है, बता रहे ऊपर ध्यान में, ठीक है। तीसरा 12th का डी, एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लॉ है, ये लॉ में बोल दिया आप एक्टिव हैं, आप स्लीपिंग है, आप किताब मंगा के देख सकते हैं, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आप कॉपी मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो किताब मांग सकता है, नहीं वो किताब नहीं मांग सकता, वो तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए वो नहीं मांग सकता। क्लियर है? समझ आ रहा है? किताब मांग सकता है, डिसीजन में हिस्सा ले सकता है, कंडक्ट में हिस्सा ले सकता है। हाँ क्या? हाँ हु इज द नॉमिनल पार्टनर? उसको कोई मतलब नहीं है, उसको खाली रॉयल्टी से मतलब। नहीं नहीं, वो खाली आके काम करने लगेगा, ऐसे आलसी था, अब काम कर रहा है कल से। हाँ ना, ये डीड में नहीं लिखा रहता है कि वो स्लीपिंग है कि वो एक्टिव, वो तो हरकत से समझ में आएगा। क्लियर है? डीड में हम तुमको कभी भी बताए नेचर ऑफ पार्टनर बताता है नहीं, डीड में कौन क्या है थोड़ी बताएगा। नहीं नहीं समझे तेरा बात, फिर से समझा, फिर से समझा जो तुम बोल रही थी। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? अगर पार्टनर्स को दिक्कत नहीं तो हम लोग को क्या दिक्कत? ठीक है, अगर कोई पार्टनर ऐसा हरकत करेगा कि स्लीपिंग एक्टिव और उसका बाकी पार्टनर को दिक्कत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बाकी पार्टनर को दिक्कत है तो आगे हम लोग लॉ पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जा सकता है उसको। ठीक है, ओके। फोर्थ, बोनाफाइड मतलब फॉर गुड, अच्छे के लिए। ठीक है, ये एक्ट बोनाफाइड है, मतलब अच्छा कर्म के लिए करते हैं। अच्छा, राइट्स ऑफ लीगल एयर रिप्रेजेंटेटिव है देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। देखो 3 वर्ड का इस्तेमाल किया, तीनों वर्ड समझाना चाहिए। लीगल एयर मतलब उसका जो बच्चा है, ठीक है, लीगली। भैया लीगल बच्चा मतलब नाजायज बच्चा भी होता है, वो यहाँ पे नहीं है। अरे हंस रहा है, लॉ है। ठीक है, ऐसे केस स्टडी आया हुआ है, एक आदमी उसकी 2 वाइफ है, लेकिन लीगली जो एयर है उसका, ठीक है, वो माना जाएगा इसका। हाँ, लीगली जो वाइफ है, लीगली अक्सर फर्स्ट वाइफ होती है या फिर बहुत बार लीगली सेकंड वाइफ होती है। एग्जैक्टली, जिसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट। तो वो जिसको फर्स्ट वाइफ बोलेगा, मतलब वो दोनों के साथ नहीं बना हुआ है और वो बोल रहा है हम लीगली इसको वाइफ मान रहे, तो उसको मानेंगे। ठीक है, तो फिर फर्स्ट वाइफ। वाइफ को तो मतलब ही नहीं है, वाइफ का बच्चा है मैं। ठीक है, लीगल एयर। और इनफैक्ट यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि वो लीगल एयर सन होना चाहिए, डॉटर नहीं, क्योंकि डॉटर तो दूसरे घर चल जाएगी। लेकिन क्या आजकल ऐसा चल रहा है
अब जो है डॉटर को भी प्रॉपर्टी में राइट मिल रहा है, वो लोग भी अपना हक मांग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ राज क्या पूछ रहा था? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब किसी का अगर कोई बाप मतलब कोई गाड़ी में तो बेटा के फंसता है उसके डेथ होने के बाद, कहाँ फंसता है? तो होता है ना कि कोई फ्रॉड किया हुआ है उसके बाद डेथ हो गया, तो बेटा विजय माल्या का जो बेटा है सिद्धार्थ माल्या आज भी इंडिया आ रहा है और मस्त घूम रहा है, नहीं फंसता, वो नहीं, डेथ होने के बाद नहीं फंसेगा, उसका प्रॉपर्टी खाली जाएगा ना, याद करो। जैसे मान लीजिए किसी से मतलब लोन वोन ले लिया, उसके बाद उसका डेथ हो गया, तो बेटा को भरपाई करना होता है। बेटा को भरपाई करना होता है जितना प्रॉपर्टी वो इनहेरिट किया उससे। मानो पिताजी का 200 करोड़ का प्रॉपर्टी था, पिताजी 500 करोड़ का लोन लिया, बेटा 200 करोड़ रुपया देगा, बाकी 300 करोड़ उन लोगों का नुकसान है, बेटा सींग मांगा जा सकता। क्लियर है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड उतना ही ले सकते। क्लियर है? तो लीगल एयर समझ में आया। अब अगला आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बार ना इंसान को अपना बच्चा पे भरोसा नहीं होता। ठीक है, एंटरटेनमेंट देखा है तुम लोग, उसमें किसको मिला था सारा पैसा? कुत्ता को मिला था, तो वो लीगल क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और लास्ट में ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब हम बोल कर मरे हैं कि भाई ये जो एजेंट है इसको सब कुछ संभालने के लिए देते। ठीक है, अगर डेथ हुआ है तो तीनों लीगल एयर, रिप्रेजेंटेटिव, ड्यूली ऑथराइज्ड जो आदमी है उसको राइट मिल रहा है। क्या चीज का राइट? आप एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं। देखो ऊपर में क्या क्या था, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 कनेक्टेड है। पहला में पार्टनर्स को हक है, दूसरा में उसके जाने के बाद जो उसका जायदाद लेगा उसको हक है। क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 जो मिस हुआ, ये एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी। जो ड्यूटी उसको मिला है उसको शांति से निभाना चाहिए। क्लियर है? आओ एक यही सेक्शन नंबर 12 को एक बार फिर से देखते हैं। 12 का ए क्या बोलता है? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ। बी क्या बोलता है? अटेंड डिलीजेंटली टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तीसरा बोलता है डिफरेंस हुआ तो दो सिचुएशन। पहला डिफरेंस रूटीन मैटर के लिए है, कौन चलेगा? मेजॉरिटी। दूसरा डिफरेंस इज एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर बदला जा रहा है, क्या चाहिए? यूनानिमस कंसेंट। ओके। चौथा हर पार्टनर एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी मांग सकता है। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एयर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट को भी हक है कि वो उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको एक्सेस करे, इंस्पेक्ट करे और कॉपी मांगे। ठीक है, क्लियर है पूरा सेक्शन 12? सेक्शन नंबर 13 म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी। पहला राइट टू रेम्यूनरेशन। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट कर दें। चलो सेक्शन 13 देखते हैं। ओके, सेक्शन 13 क्या बोलता है? म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी। मतलब इसके बारे में आपको आपके ऊपर है, आपको जो करना है करो, डिसीजन आपके ऊपर है। क्या क्या? पहला राइट टू रेम्यूनरेशन। जरा जाते हैं क्लास 12 में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, क्या सैलरी वहां पे देना जरूरी रहता था? अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ पे भी वही बोला, देखो जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, लिख दो बगल में ऑप्शनल है। एक बड़ा मस्त पॉइंट है, अगर कस्टमरी है, मतलब आप जब से बिजनेस स्टार्ट किया, आप मिस्टर ए जो पार्टनर है उसको सैलरी दे रहे थे, अचानक से 3 साल बाद आप बंद कर दी, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका रिवाज हो गया था ना। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूड यूसेज पे दे रहे थे ना, तो आपको देना पड़ेगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, एब्सेंस है, फिर बुक्स में लिखा रहेगा हर साल मानो उसको 3 लाख रुपए, तो फिर उसको मिलेगा आगे भी, क्योंकि आपका कस्टमर ही है ना। आप हो सकता है ओरली इस बात पे बैठे हो। क्लियर है? अगला, क्या प्रॉफिट देना जरूरी है? हाँ भैया, ये तो एसेंशियल में पढ़े, लेकिन अगर प्रॉफिट के बारे में एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली देंगे। ठीक है, अग्रीमेंट में लिखा है तो उस हिसाब से, नहीं तो इक्वली। क्या कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट? ना ना ना, कोई आदमी ये प्रॉफिट नहीं लगाया फिर भी उसको इक्वल प्रॉफिट, कैपिटल नहीं लगाया फिर भी उसको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। फिर इंटरेस्ट में कैपिटल देना जरूरी है? नहीं।
अगर मानो एक्सप्रेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो देंगे, या फिर देखेंगे पहले से मिल रहा था तो देना पड़ेगा, या फिर मानो लॉ बोल दिया है कि आपको देना है तब। ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस देंगे 6% पर annum? इसको तुम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन समझता था ना, ये वही है। यहाँ पे पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है। अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया तो भैया तो वो तो लोग बात करके ऑब्वियसली करेगा ना, फ्री में तो लोन देगा नहीं फर्म। ठीक है, ओके। राइट टू बी आइडेंटिफाइड, गौर से सुनना मेरा बात। अचानक से फर्म में मानो आग लग गई, ठीक है। अभी फर्म में आग लगा है तो आग बुझाने के लिए पानी का बहुत सारा गैनर और टंकी मंगाया, हम पार्टनर थे। जब बाकी पार्टनर आया वो लोग को बोले कि भाई इसमें 3000 रुपया हुआ है, 1000 रुपया पर हेड। वो लोग बोल रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, उन लोग को देना पड़ेगा, राइट टू बी आइडेंटिफाइड देंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी पेमेंट किए हैं, लाइबिलिटी इनकर किए हैं ऑर्डिनरी कोर्स में प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं हम अनाप शनाप पानी मंगवा लिए, नॉर्मल मैन ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस जितना मंगाएगा उतना मंगाए, तो उस टाइम पे इमरजेंसी पे हम जो भी हरकत किए लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, उस टाइम पे हमको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाकी अदर पार्टनर के द्वारा। भरपाई, आइडेंटिफाई मतलब भरपाई। ठीक है, और मानो किसी एक पार्टनर के कारण फर्म को नुकसान हुआ तो वो पार्टनर फर्म को आइडेंटिफाई करे। फर्म को भी हक दे दिया कि विलफुल नेग्लेक्ट के कारण बिजनेस में जानबूझकर आपका कोई गलती की है आप, उसके कारण जो भी फर्म को नुकसान होगा वो आपको भरपाई देना। गलती नहीं होता है, तेरा गलती के लिए कोई और क्यों पछता है, तुम पछताओ, समझा। हाँ, तो फिर भी पछताना तो तुम ही को पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए जो आप टीवी वाला एग्जांपल देते हैं, आपको सच में पता नहीं चला टीवी खराब है और वो सूट तो वो तो फर्म का वो है, वो तो फर्म का टेंशन है ना, वो इन लोगों का टेंशन नहीं है। फिर वहां पे फर्म में इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, टीवी कौन मंगाया था, चेकिंग का ड्यूटी किसका था, ये सब बैठेगा, टीवी वापस होगा कि नहीं होगा, वो ऑल टुगेदर अनदर कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, देखो सारा हो गया। पहला, रेम्यूनरेशन का जरूरत नहीं है, अगर कस्टमरी है तो देंगे और अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो देंगे। फिर अगर प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं देंगे, लेकिन अगर कस्टमरी था या फिर लॉ बोल दिया तो देना पड़ेगा। अगर हम कोई लोन दिए हैं फर्म को तो 6% पर एनम के हिसाब से हमको लोन का रीपेमेंट फर्म करेगा इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद अगर फर्म शैल आइडेंटिफाई अ पार्टनर, अगर वो कोई एक्ट किया है बिजनेस के दौरान प्लस इमरजेंसी था और उसको वो एक्ट करना पड़ा, वो एक्ट ऐसा था कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऐसा करे। भैया एक बात बताइए, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस से क्या कहना है, गौर से सुनना। और वहां पे आग लगा, अभी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस आसपास से ट्रक देखेगा जिसमें पानी भरा और वो छिड़ेगा। ये भाई साहब क्या किए, ये फोन किए 30 किलोमीटर दूर से हेलीकॉप्टर मंगवा ऊपर से छिटवा है, तो इसका खर्चा भी तो करोड़ों में आएगा ना, तो क्या वो आइडेंटिफाई होगा? नहीं, मैन ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस ऐसा कभी नहीं। क्लियर है। और लास्ट में पार्टनर के कारण फर्म को कोई नुकसान हुआ है, पार्टनर को देना होगा। वो नुकसान कैसा होना चाहिए? जानबूझकर होना चाहिए। अगर पार्टनर का गलती नहीं था तो सब कोई बराबर झेल लेता। क्लियर है। ओके, अब अनदर मेजर कॉन्सेप्ट सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इसमें आई थिंक दो बात बोला है। यस, पहला बात प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को लेके बोला, यहां पे ध्यान दो। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होता है? ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म या फिर एक्वायर्ड, परचेज्ड और अदरवाइज बाय द। यहाँ पे आओ नीचे पर क्या क्या होता है देखो। सारा प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स,
सारा एसेट्स, राइट्स, मानो कोई ट्रेडमार्क खरीदे थे, गुडविल खरीद दिए गोकुल का, वो इंटरेस्ट खरीदे हैं किसी और का, पार्टनर लेकर आया था अपने साथ ये बोलकर कि ये मेरा कैपिटल का हिस्सा है, वो प्रॉपर्टी का फर्म कहलाएगा। मानो अपना घर से कंप्यूटर लेकर आए, बोले कि देखो कैपिटल के तौर पे कंप्यूटर लगा, वो फर्म ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाएगा। ठीक है, मानो लेकर नहीं आया था, खरीदा था, एक्वायर किया था, वो भी फर्म का प्रॉपर्टी माना जाएगा। पहला क्या बोला, लेकर आया था, दूसरा क्या बोला, बाद में खरीदा। क्या क्या चीज, प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट, तीन चीज। भैया एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, हाँ ऐसे ही लिखना है, ऑल द प्रॉपर्टी, राइट एंड इंटरेस्ट, पहला में ब्रॉड बाय द पार्टनर एज अ कॉमन स्टॉक, दूसरा में एक्वायर्ड और परचेस्ड बाय द फर्म, दोनों ही प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म माना जाता है। और इसी को कुछ लोग बोलते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट स्टेट, ये सब एक ही का नाम। क्लियर है? अच्छा, गुडविल ऑफ द बिजनेस भी प्रॉपर्टी हो तो उसका खुद का प्रॉपर्टी है, गुडविल जनरेट किया है वो खुद से, अपना इमेज बनाया है। ओके, देखो भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को ये पढ़ाया क्यों, क्या बोलिए आरती? पहले तुम अपना नाम भेज दी, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी रहा ही नहीं ना, तुम तो भेज दी उसके लिए तुमको। हाँ वो उसका है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो भैया, कोई प्रॉपर्टी फर्म का है कि नहीं कैसे समझ में आएगा? इंटेंशन या फिर एग्रीमेंट्स, पार्टनर का इरादा क्या था। मानो पार्टनर जब उस प्रॉपर्टी को लाया, हम अपना लैपटॉप फर्म में लेके गए थे कुछ दिन के लिए, तो वो फर्म का नहीं कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा। तो भैया क्या दिक्कत है, फर्म का कहला भी गया था। अगर हम लैपटॉप लेके गए थे, तुम अपना काम से लेके गए थे, अगर वो मेरा लैपटॉप है तो तुम बिना पूछे हमसे बैठ नहीं सकते, लेकिन मानो वो फर्म का लैपटॉप है, तुमको पूछना पड़ेगा हमसे। ये अंतर आ जाता है ना, फर्म का अगर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करता है। भैया क्या फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब अच्छा के लिए होना चाहिए, सबका इरादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, जब कन्वर्ट होता है तो कौन कौन इफेक्ट होता है? एक तो पार्टनर जिसका प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा कल को ये प्रॉपर्टी बिकेगा तो किसको पैसा मिलेगा? फर्म डिसॉल्व हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, प्रॉपर्टी बिका तो लाइबिलिटी का रिपेमेंट होगा ना, क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट करेंगे, इसके लिए वो लोग के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है अगर कोई प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं। गुडविल सेक्शन 14, अच्छा बात, गुडविल को क्या टर्म जो है ये इसको समझाना आसान है? नहीं, गुडविल क्या होता है? फर्म का रेप्यूटेशन, बोल सकते कि फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगा, फर्म का क्या इज्जत, इसको गुडविल। और गुडविल भी एक प्रॉपर्टी है, कहां बोला? सेक्शन, अगर मानिए फर्म बंद हो रहा है भैया, क्या हम अपना गुडविल बेच सकते हैं? ऑब्वियसली तेरा बैलेंस शीट में गुडविल है, तुम बेच सकता है, वो सबका बेनिफिट के लिए होना चाहिए। गुडविल कैन बी सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टीज, उसको हम चाहे तो सेपरेटली भी बेच सकते हैं या फिर बाकी सारे प्रॉपर्टीज के साथ भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब गुडविल बेचेगा ना, तो मानो गोकुल अपना गुडविल बेचा, तो क्या आगे वाला पार्टनर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि भाई मानो हम गोकुल है, हम गोकुल बेच दिए, हम गोकुल के ओनर है, गोकुल बेच दिए, तो जो बंदा खरीदा है वो बोलेगा ना कि तुम मेरा कंपटीटिंग बिजनेस स्टार्ट मत करो, एग्रीमेंट इन रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस जो होता है वो वैलिड होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर क्या होता है? मतलब पार्टनर का अपना है, घर से लेकर आया है, कुछ दिन के लिए बिजनेस में खाली यूज हो रहा है, तो अगर एग्रीमेंट हुआ तो वो फर्म का प्रॉपर्टी बनेगा, नहीं तो वो पार्टनर का प्रॉपर्टी बनेगा। सेक्शन 15 क्या बोलता है? सेक्शन 15 बोलता है कि अगर फर्म का प्रॉपर्टी है तो फर्म का काम के लिए यूज होना चाहिए। मानो फर्म के नाम पर एक मशीन खरीदा गया और कोई पार्टनर उस प्रिंटर, मानो प्रिंटर है और पार्टनर अपना पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, वो नहीं कर सकता, अगर उसको बाकी का परमिशन नहीं है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, फर्म का काम के लिए। लेकिन भैया यहाँ पे तो सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम पर्सनल काम में, ठीक है। देखो, बट दैट डज नॉट मीन दैट ड्यूरिंग द subsistence of partnership a particular partner has any proprietary interest in the asset, ना, सबका हक है, फर्म का काम के लिए है, ठीक है। पहला बात, सबका हक
दूसरा बात फर्म का काम, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। हर पार्टनर को राइट है कि वो चेक करे कि सारा एसेट जो है वो सही काम के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो क्या क्या सीखे? पहला बात सीखे भैया कि फर्म का प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट या तो वो खरीद सकता है या फिर पार्टनर कैपिटल के तौर पे ला सकता है, वो फर्म का होता है, बाकी पार्टनर्स का उस पर नॉर्मल कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या गुडविल बिजनेस का हो सकता है? हो सकता है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है? इंटेंशन से एंड एग्रीमेंट से, ठीक है। गुडविल बेचा जा सकता है, गुड फेथ में बेच रहे हैं, सारे पार्टनर्स के भलाई के लिए बेचा जा सकता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर क्या होता है भैया? जो बिजनेस में अपना खुद का जेब से लेकर हम आए थे कुछ दिन के लिए, क्या उसको कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ। फर्म के प्रॉपर्टी पे सबका हक होता है और वो फर्म का काम के लिए आएगा, किसी एक जन का काम के लिए नहीं आएगा। क्या हम चेक कर सकते हैं फर्म का प्रॉपर्टी सही यूज में हो रहा है कि नहीं? एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करते हैं सेक्शन 16। भैया मानिए एक पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है फर्म का ट्रांजैक्शन से, फर्म का प्रॉपर्टी का यूज से, फर्म का बिजनेस कनेक्शन से, तो क्या वो सबको देगा? हाँ, सबको देना पड़ेगा। ABCD पार्टनर है, ये लोग का काम है रिफाइन करना शुगर, ठीक है, शुगर को रिफाइनिंग करना। शुगर क्या ऐसे ही बनता है क्या? शुगर केन से प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस का काम है ये लोग का। एक होलसेल ग्रोसर है, इसका होलसेलिंग काम भी है, ये रिफाइनिंग का मैन्युफैक्चरिंग काम है, ये अपना साइड में होलसेलिंग काम पहले से करता है। वो क्या किया, उसको पता था शुगर मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। वो बहुत सारा शुगर खरीद के रख लिया कम दाम पे और फिर मार्केट में उसको ज्यादा दाम पे बेच रहा था, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। ये शुगर कहाँ से लिया था? वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। क्या इसके बारे में पार्टनर्स को, बाकी पार्टनर्स को पता था? ऑप्शन 1 हाँ पता था भैया, और वो लोग को कोई दिक्कत नहीं था, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन 2 पता नहीं था, जब पता चला वो लोग बोला हमको भी हिस्सा चाहिए, हमको देना होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रॉफिट है? सीक्रेट प्रॉफिट है। आओ देखते हैं। पहला पॉइंट, पार्टनर प्रॉफिट निकाला फर्म का ट्रांजैक्शन से या फिर प्रॉपर्टी का यूज से या फिर बिजनेस कनेक्शन से, तो उसके बारे में बताना होगा और उसका हिस्सा देना होगा, ठीक है। दूसरा, पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है सेम नेचर का कंपीटिंग फर्म के साथ, मतलब मोमोज वाला एग्जांपल, 10 कदम आगे दूसरा मोमोज का दुकान खोल दिया मेरा पार्टनर ही, तो उसका भी इसको प्रॉफिट देना होगा, उसके बारे में सब कुछ अकाउंट करना होगा, बताना होगा। कौन सा? मान लीजिए अगर वो 20 रुपए पर किलो चीज उठा रहा है अपने ही फर्म से, तो मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो उसको तो ऑटोमेटिकली तो ज्यादा ही प्रॉफिट। ये लोग चारों मिलकर काम कर रहा है, शुगर बना रहा है, इस साइड से होलसेल मार्केट में यही वाला शुगर को बेच रहा है ज्यादा दाम, ये लोग तीनों को नहीं पता। लॉ बोलता है तुम ये लोग को बताया नहीं, सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट प्रॉफिट है ना, तुम ये लोग ये प्रॉफिट का हिस्सा ये लोग को देगा, क्या क्या हिस्सा भी देगा और ये लोग को अकाउंट्स भी देगा, बुक ऑफ अकाउंट्स। वो जब अपना फॉर्म से खरीद के जब बेच रहा है कहीं और कितना में बेचे तो उससे इन लोगों का मतलब, क्योंकि आप इसके से खरीद रहे हैं ना, आप बताइए कि हम तुम्हारा इस काम से प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ये सीक्रेट प्रॉफिट डिराइव हो रहा है ना। आज मानो हम यहाँ पे पढ़ा रहे, ठीक है, और हम साइड से किसी बच्चा को पढ़ाने लगे, यहाँ RSC के नाम से हम पर्सनल ट्यूशन किसी और को दे रहे हैं, इस बारे में हमको मैम को बताना होगा ना, क्योंकि यहाँ का बिजनेस कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी तो बिजनेस कनेक्शन के कारण आप बेच रहे हैं ना। समझ आया बात? देखो इसमें क्या हुआ, ये जो है सॉल्ट इंपोर्ट करता है, कैन 1% बिकम पार्टनर इन मल्टीपल फर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टेंशन मत। ABCD बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस है? सॉल्ट इंपोर्ट कराने का बाहर से, और उसको फिर चित्तागोंग पोर्ट है साउथ में, वहां बेच। ए जो है कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया अपना नाम पर, जो पता चला कि यार मेरा भी नमक का काम है, मतलब ABCD का भी नमक का काम है, ये भी नमक का काम कर रहा है साइड से, हम लोग को पता ही नहीं इस बारे में। अगर पता नहीं है और आपको आपत्ति है, आप प्रॉफिट और अकाउंट्स मांग लो, अगर पता है और आपत्ति नहीं है कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ओके, अगला सेक्शन 17, सबसे इजी, 4 बात, मतलब बात तो एक ही है, ये 4 पॉइंट में डिफाइन किया। पहला,
न्यू पार्टनर आ रहा है मतलब एडमिशन हो रहा है, या फिर देखो ये किसका है एडमिशन, ये किसका है रिटायरमेंट और डेथ, ये किसका है पार्टनरशिप कंसेंट कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर व्हिच इट वाज ओरिजिनली फॉर। बिजनेस का नेचर चेंज हो गया, काम शुरू किए थे टीवी बेचने का, अब राशन बेचने, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर पर्पस। ये सब टाइम पे ना राइट एंड ड्यूटी में चेंज आना चाहिए ना भैया। मानिए फर्म में किसी टाइप का चेंज आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म जैसे बना हुआ था उसमें चेंज आया, तो क्या राइट एंड ड्यूटीज जो है वो चेंज होगा? जैसा पहले था वैसा ही आगे माना चाहिए, रिमेन द सेम जैसा वो पहले था। मानिए भैया फर्म हम 6 महीना के लिए खोले थे, उसके बाद 6 महीना पार हो गया फिर भी कर रहे, सेम राइट, आपको राइट चेंज करने का कोई हक नहीं। मानिए भैया हम टीवी के साथ साथ राशन का भी काम कर रहे हैं, सेम राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे वो सेम नेचर का है? क्योंकि टीवी बेच रहे हैं, अगर वो वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। तो आप जब बिजनेस शुरू करते हैं वहां पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जो बेचना है बेचो, वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी ओनली, तब फिर तो दिक्कत है, फिर तो आप फ्रिज जब बेचोगे तो फिर थोड़ा आप हट रहे हो ना। बट नेचर सेम है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उतना लोड नहीं होता। जब नेचर चेंज हो जाता है ना, टीवी के साथ राशन का काम करने लगे, सर्विस दे रहे कोई चीज का, मानो अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्रिएट। क्या मेरा सारा बात क्लियर है? तो हम लोग आज का क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान पढ़े हैं आज हम लोग, और सारा ज्ञान तुम लोग को घर पे जाके पढ़ना है ताकि कल वाले क्लास में आराम हो, ठीक है? अच्छा, तुम लोग का सैटरडे को टेस्ट है अकाउंट्स का, और प्रमोद सर का ऑल द वेरी बेस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय।